हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने किया था हमारे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स। मैंने सभी आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दिए थे। अगर आपको उनमें से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आज हम अपना टॉपिक करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोच के देखो। मैंने कोई वाटर ग्लास लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड कर दी, मैंने उसको मिक्स किया। मीन्स मुझे मिक्स करने के बाद मुझे पता क्या चला, मुझे पता चला कि शुगर जो है हमारी वाटर में क्या है, सोल्यूबल। सो सोल्यूबल इज अ मेजर। सोल्यूबल, हम कोई चीज़ को मेजर करते हैं ना, लाइक किसी लिक्विड की सोल्यूबिलिटी कुछ और होगी, उसकी अमाउंट कुछ और होगी, मतलब स्ट्रेंथ कुछ और होगी। और किसी सोल्यूशन की किसी लिक्विड और सॉल्वेंट में किसी चीज़ के घुलने की अपनी स्ट्रेंथ अलग होगी। सो सोल्यूबिलिटी इज ए मेजर, ठीक है। हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? It is defined as maximum amount of solids in gram which can dissolve in 100 gram of solvent. ये क्या कहता है, सोल्युबिलिटी क्या होती है? टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है सॉलिड हमारा सोल्यूट है उसको किस में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, यहाँ ग्राम नहीं आएगा, यहाँ मिलीलीटर आएगा। 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करके देखेंगे। अगर वो हो डिजोल्व हो गई तो वो क्या है, सोल्यूशन हमारा, मतलब सोल्यूट क्या है हमारा, सोल्यूबल। अदरवाइज वो सोल्यूबल नहीं है। हमें एक टर्म्स आती है इसमें, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इनका मतलब क्या होता है? लाइक ना, एक एग्जांपल समझो। तुम डिनर करने लगे, ठीक है, और तुमने डिनर किया और तुम एक लिमिट तक खा सके, उसके बाद तुम फुल हो गए, उसके बाद तुम खा नहीं सकते, ठीक है। तो वो तुम्हारी स्टेज क्या हुई? तुम्हारी स्टेज हुई वो सैचुरेटेड स्टेज, ठीक है। खाना खाने से पहले तुम्हारी कौन सी स्टेज थी? अनसेचुरेटेड स्टेज। उसमें अनसेचुरेटेड स्टेज में तुम्हें क्या था, तुम्हें भूख लग रही थी, तुम और खा सकते थे। और सेचुरेटेड स्टेज में क्या था, तुमने खाकर तुम फुल हो गए, उसके बाद तुम खा नहीं सकते थे। वो हो गई तुम्हारी सेचुरेटेड स्टेट। और सुपर सेचुरेटेड को समझो लाइक, तुमने खा लिया, तुम फुल हो एक तरह से, बट तुमने कोशिश करके ना और उसके ऊपर से खा लिया, तो तुम्हारी वो स्टेज क्या होगी, तुम हैवी फील करोगे। उस स्टेज को कहेंगे हम सुपर सेचुरेटेड। अब ऐसी सोल्यूशन को समझो, लाइक जब सोल्यूशन में कोई सोल्यूट हम और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, और ऐड नहीं कर सकते, तो वो स्टेज कौन सी है? सैचुरेटेड। सैचुरेट तो वो कौन सा सोल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर देखो, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन को कैसे बताओगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन को बताओगे जब हम और सोल्यूट सॉल्वेंट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या बताओगे? अ सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ सोल्यूट देन वुड बी नेसेसरी टू सेचुरेट इट। सेचुरेट कर हमने एक लिमिट तक सोल्यूट डाल के सोल्यूशन को सेचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया, उसके बाद हमने और सोल्यूट डाला और उसको क्या बना दिया, सुपर सेचुरेटेड। ये एक स्टेजेस के टाइप से याद कर लो। पहले क्या थी, अनसेचुरेटेड स्टेट, दूसरे उसके बाद क्या आई, सेचुरेटेड स्टेट, उसके बाद क्या आई, सुपर सेचुरेटेड स्टेट। अब देखो सोल्यूबिलिटी का इफेक्ट, सोल्यूबिलिटी पर कौन से पॉइंट्स इफेक्ट करते हैं, कौन से चीजें इफेक्ट करती हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। अब देखो इसने कहा है, इफ द डेजोल्यूशन इज एंडोथर्मिक द सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। अब ना सोचो, कोई सोल्यूशन को घुलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। कोई सोल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी किससे लेगा? अपनी सराउंडिंग से लेगा ना। लाइक एक बिकर है तुम्हारे पास, एक बिकर है ऐसे, ठीक है, इसमें कोई सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा कैसे? वो हम सराउंडिंग से टेम्परेचर मींस एनर्जी लेगा ना। अब देखो, जब एनर्जी लेगा तो उसकी एंडोथर्मिक डेजोल्यूशन कहते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक
डेजोल्यूशन, ठीक है, एंडोथर्मिक डेजोल्यूशन। अगर एंडोथर्मिक डेजोल्यूशन हो और तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब देखो तुम सराउंडिंग में हीट दे रहे हो ना इसके नीचे से, अगर हीट दोगे इसे तो तुम क्या कहोगे, अगर तुमने हीट दे दी मीन्स तुम्हारी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, किस में, एंडोथर्मिक में। क्यों, क्योंकि उसे हीट की जरूरत थी, एनर्जी की जरूरत थी डिजोल्व होने के लिए। इसकी एग्जांपल होगी हमारी NaCl। नमक को पानी में घोल दो, नमक को पानी में घोलोगे तुम देखोगे, अगर तुम गर्म पानी में घोलोगे तो वो जल्दी घुलेगा, अगर तुम ठंडे पानी में घोलोगे तो वो जल्दी नहीं घुलेगा, ठीक है। इफ डेजोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर डेजोल्यूशन एक्सोथर्मिक हुई, लाइक तुमने सल्यूट प्लस सोलवेंट का एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, और उसमें जब सोल्यूट सोलवेंट में घुल रहा है तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ऐसे ना एक्सोथर्मिक डेजोल्यूशन कहते हैं ऐसे को। एक्सोथर्मिक डेजोल्यूशन हो गई, तो एक्सोथर्मिक डेजोल्यूशन जब होगी, हमने हीट दी उसको, तो इसको तो हीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर उसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो सोलिबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उसे हीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो पहले ही डिजोल्व होते हुए एनर्जी को क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। इसके एग्जाम्पल हो गई हमारी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। इन जनरल आयनिक सॉलिड्स डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर बट आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब देखो आयनिक सॉलिड्स कौन से होंगे हमारे, आयनिक सॉलिड लाइक NaCl हो गया हमारा, BaCl2 हो गया हमारा, ये सब आयनिक सॉलिड है। कैसे, क्योंकि जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक होंगे, लाइक NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, और BaCl2 कैसे ब्रेक होगा, BaCl2 ब्रेक होगा Ba2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ब्रेक होंगे ये हो गए हमारे आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स जो है वो सोल्यूबल किस में है, ये सोल्यूबल है हमारे अपने पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट की मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वाटर H2O। ये पोलर सॉल्वेंट होते क्या है, पहले देखो, पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिसमें पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी मैं समझाता हूँ आपको कैसे, लाइक मैंने अपना H2O का स्ट्रक्चर बना लिया, वाटर का स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, H2O, ठीक है। इसमें H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम जानते हो ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का पेयर भी ना अपनी तरफ को खींचेगा ऐसे, ये हाइड्रोजन का पेयर अपनी तरफ को खींचेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेट नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ऐसे ही ये NaCl या BaCl2 इसमें सोल्यूबल कैसे है, लाइक इसके पास आया Cl नेगेटिव आयन, जब हम इसे वाटर में वो करेंगे ना, डिजोल्व करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ठीक है। इसके पास आया Cl नेगेटिव ये साइड के पास, तो वो इससे अट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है ना। और इसके पास अगर हमारा Na पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ये इससे अट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके कारण ये इससे अट्रैक्ट होगा। ऐसे समझो कि जब हमारा आयनिक सॉलिड्स को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे जिसमें पोलैरिटी आ जाती है, तो वो क्या होगा, उसमें सोल्यूबल होगा। अगर हम इसका अलग देखें, डिफरेंट केस देखें, लाइक हमने आयनिक सॉलिड को डाला, आयनिक सॉलिड लाइक NaCl को डाला बेंजीन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला, लाइक बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है ना, इससे जैसे वाटर में हमारा चार्ज सेपरेशन हो गया था, बेंजीन में नहीं होता, तो ये इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव को इससे कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही, इससे अगर कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही तो ये क्या होगा, इनसोल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है इसने,
So in general, ionic solid dissolved in polar solvents like water but are insoluble in non-polar solvents like benzene and carbon tetrachloride. On the other hand, if a non-ionic non-ionic solids dissolve readily in non-polar solvents. इसने नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है, इसने कहा है अगर हमारा सोलवेंट सोल्यूट जो है, सोलिड जो है, वो भी नॉन आयोनिक हो, नॉन आयोनिक सोलिड, ठीक है। तो नॉन आयोनिक सोलिड लाइक हमारा हो गया CH3, इसके ऊपर ये आयंस में ब्रेक नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नॉन आयोनिक होता है ये, ठीक है। ये हमारा इथेन हो गया, अगर इथेन को डिसॉल्व करेंगे हम वाटर में तो ये इनसोल्यूबल होगा। क्यों? क्योंकि इस बार इसके ऊपर कोई कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो रहा, इसके ऊपर चार्ज है तो ये इनसोल्यूबल है इसमें, ठीक है। और दूसरा कहेंगे अगर यही CH3 अगर हम बेंजीन में ऐड करें तो ये सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट कैसे लिखोगे तुम इसको याद करने के लिए, आयोनिक सॉलिड सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होगा, ये नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, नॉन आयनिक सॉलिड है हमारे पास, तो नॉन आयनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये दो पॉइंट को याद कर लेना। इन जनरल आयनिक सॉलिड डिसॉल्व्ड इन polar solvents like water but are insoluble in non-polar solvents like benzene and carbon tetrachloride. On the other hand, non-ionic molecules dissolve readily in non-polar solvents but are mostly insoluble in polar solvents. Dissolution of certain non-ionic solids like sugar, glucose in water is due to H bonding. अब देखो हमारा शुगर और ग्लूकोस हमारा वाटर में सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि ये H बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेंगे, इनमें ना ऑक्सीजन होगा, शुगर में भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है, इनका ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसे डॉटेड शो करते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेगा, इसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक्सप्लेन हो गया पूरा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, if a pure liquid or a solution is taken in a evacuated vessel placed on a thermostat at a particular temperature। अब देखो हमने एक वेसल लिया, उसमें कोई सोल्यूशन और लिक्विड लिया, उसको एक थर्मोस्टेट के ऊपर रख दिया, लाइक वो ना पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड कर रहा है, एक अमाउंट में हीट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, वेसल को, जिससे हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। अगर लिक्विड गर्म होगा तो वो लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में ना, तो लिक्विड के वेपर्स जो होंगे वो इवेपोरेट होंगे, लिक्विड से जो वेपर्स होंगे इसमें वो इवेपोरेट होंगे। अगर इवेपोरेट, और ये ऊपर से क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, ऊपर से क्लोज्ड है, तो इवेपोरेशन एक रेट ऐसे आएगी, जैसे जैसे इवेपोरेट होंगे यहाँ पे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। 11th का टॉपिक है ये, कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स वेपर जो ऊपर गए वो वापस आना भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब इवेपोरेशन कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी, मीन्स इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सॉल्यूशन हमारा, लाइक जितने हमारे वेपर्स इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहे हैं उतने ही हमारे कंडेंस होकर नीचे आ रहे हैं, ठीक है।
तो उस स्टेट में जो यहाँ वेपर्स होंगे, ठीक है, वो जो फोर्स प्रेशर लगाएंगे किस पर, सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर, उसको क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और अ सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by the vapors in the equilibrium जिसमें evaporation कंडेंसेशन की इक्वल होगी, इन द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन। जब हमारे वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे, किस स्टेट में, जब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तो उस प्रेशर को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ लिक्विड, स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेसर इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर बिकॉज लेसर मोलिक्यूल कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें ये उसके वेपर्स बनने वाले हैं, ठीक है, ऊपर के ऊपर वेपर्स हैं। अब देखो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल कहेंगे, मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, इनके आपस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, ऐसे फोर्सेस हैं। अगर ये फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है, तो ये ऊपर जो है हमारा मॉलिक्यूल, ये एस्केप नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा। जितनी ज्यादा ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी इसके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, उतनी ज्यादा इसको मुश्किल होगी कैसे, एस्केप करने से। अगर एस्केप करने से उतनी मुश्किल होगी तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, कम। स्ट्रोंगर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रोंगर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेसर इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, लेसर इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, लेसर मोलिक्यूल कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस मोलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी यहां से। अगर एनर्जी मिल गई तो वो एस्केप कर जाएगा, ठीक है, एनर्जी मिली तो वो एस्केप कर जाएगा। सेकंड पॉइंट तुम क्या कहोगे, हायर इज द टेम्परेचर हायर विल बी द वेपर प्रेशर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू विच एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, सो वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड सोल्यूट टू सोलवेंट। अब देखो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल को समझना। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होगा जो रेडली वेपर्स ना बनाए, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वोलेटाइल को समझो। अगर मैंने कोई सोल्यूट प्लस सोलवेंट का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो जो वेपर्स बनेंगे सोल्यूट के भी बनेंगे, सोलवेंट के भी बनेंगे। अगर वो साथ ही साथ बन गए, सोलवेंट के साथ ही सोल्यूट के वेपर्स, तो हमारा सोल्यूट कौन सा होगा, वोलेटाइल, वोलेटाइल सोल्यूट। अगर सोल्यूट के वेपर्स रेडली नहीं बने, नॉट फॉर्म्ड रेडली, ठीक है, वेपर्स नॉट फॉर्म्ड रेडली, देन सोल्यूट कौन सा होगा हमारा, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब समझना इसको, अगले पॉइंट को। अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड कर दिया, तो वो जो सोल्यूट होगा ना, वो ऐसे सरफेस को कवर कर लेगा, ऐसे सरफेस को कवर कर लेगा। अब देखो इसके तो वेपर्स बन नहीं रहे, नीचे सोलवेंट होगा ना, सोलवेंट के वेपर्स बनने वाले होंगे, तो उसको जगह चाहिए बाहर निकलने के लिए, उसको जगह नहीं मिली ना, इसका हम क्या कहेंगे, सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देन वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज विद द एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। लिखेंगे कैसे, बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डजंट चेंज इन वेपर्स, मतलब जिसके वेपर्स चेंज नहीं होते, मतलब वेपर्स नहीं बनते, टू अ सोलवेंट। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में डाल देंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, वेपर प्रेशर कम होगा,
It is because when a non-volatile solute is added to solvent, some of the surface area of solvent is occupied by non-volatile solute. जब हम non-volatile solute को solvent में डालेंगे तो कुछ surface area जो है non-volatile solute क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है, सोल्यूट के पार्टिकल्स कवर कर लेंगे। ड्यू टू विच सरफेस एरिया ऑफ प्योर सोलवेंट डिक्रीज, ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा। सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज, एस्केपिंग टेंडेंसी सोलवेंट मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोलवेंट मॉलिक्यूल ही तो एस्केप करेंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूट कौन सा है हमारा, नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर्स नहीं बन रहे। सो वेपर प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या है, देखो, व्हाट हैपन टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ द टेबल स्पून ऑफ शुगर इज एडेड टू इट। अब ना टेबल स्पून ऑफ शुगर क्या है हमारा, शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वो सरफेस एरिया ऊपर से कवर कर लेगी। अगर सरफेस एरिया ऊपर से कवर कर लिया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड अमोनिया बोतल इज कूल्ड बिफोर ओपनिंग द सील। वाई, लिक्विड अमोनिया की जो बोतल होती है ना उसको कूल करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं ओपन करने से पहले। क्यों? क्योंकि देखो उसमें जो हमारे वेपर्स होंगे, जब देखो टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपर्स ज्यादा बनते हैं ना, मैंने आपको बताया था। वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो जब हम अमोनिया की बोतल को खोलेंगे ना तब वो वेपर्स एक लख्त ऊपर आएंगे, मतलब बाहर निकल जाएगा हमारा लिक्विड अमोनिया। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बोतल को पहले ठंडा कर देंगे। अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर्स कम बनेंगे, अगर वेपर्स कम बने तो हमारा तो हम अमोनिया बोतल को जब खोलेंगे तो वो बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका रीजन ये है, पढ़ लेना इसको स्टॉप करके। नेक्स्ट क्या है, volatile hydrocarbons are not used in brakes of automobile as a lubricant but non-volatile hydrocarbons are used as a lubricant. Why? नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल पूछा है इसने। नॉन वोलेटाइल कौन से थे, जिसके वेपर रेडली नहीं बने। वोलेटाइल कौन से सोल्यूट थे जिसके वेपर्स रेडली बन जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, नॉन वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। क्यों? क्योंकि वो उड़ते नहीं है वेपर्स बन के, बल्कि जब जो हमारे वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन है वो उड़ जाते हैं वेपर बन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कटिंग अनियंस टेकिंग फ्रॉम द फ्रीजर इज मोर कंफर्टेबल देन कटिंग अनियंस लाइंग एट अ रूम टेम्परेचर। अब देखो जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू आते हैं ना, तो उसको कम कैसे करेंगे, कम कैसे कर सकते हैं। लाइक जब हम प्याज को काटने से पहले फ्रीजर में रख देंगे तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर घट जाएगा तो जो वेपर्स बनते हैं काटते समय वो वेपर्स कम बनेंगे, ठीक है। जिन वेपर्स से हमें क्या आते हैं, आंसू आते हैं। अगर वो वेपर्स कम बने तो हमें आंसू कम आएंगे। इसलिए कहा जाता है जब हम लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में प्याज को फ्रीजर से निकाल कर काटते हैं तो हमारी आय ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि जो आंसू निकालने वाले हमारे वेपर्स होते हैं वो कम बनते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल ना हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रोल्स लॉ, ठीक है। थैंक यू।